ऑल गुड। सो वेलकम टू द क्लास। एंड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले फ्रॉम इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जो कि जेनेटिक्स जिसको आप बोलते हो। अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमको पढ़ने पर मिलते हैं, और जेनेटिक्स पढ़ने में एक अलग ही मजा भी आता है। बट हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते समय उतनी ही दिक्कतें भी आती है ना। प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। हमको पता है कि हमको ये वाला कंसेप्ट समझ गया, ये पोर्शन समझ गया, बट जब आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो वहां पर हमको प्रॉब्लम्स आती है। आई होप ये सभी ने फील किया है। तो बस आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड ट्राई करेंगे कि उसको समझना, उसका कंसेप्ट समझना कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था और कैसे we'll try to again we can say clear the concept for that, right? तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, which one of the following statement is correct? ठीक है, ये सारे आपके PYQs ही है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए अभी मैं ले रही हूँ PYQs की। अब क्वेश्चन जो आपको आने वाले हैं CSR नेट की एग्जाम में, वो यही लेवल से रहेंगे, बिकॉज दीज आर द PYQ। सो हमको पता चले कि हमको किस तरह से हमारा प्रिपरेशन करना है, राइट? तो करेक्ट वाला स्टेटमेंट इसमें से फाइंड आउट करना है हमको। स्टेटमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? पहला है, अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड स्पीशीज कैन possess ओनली 2 allelic फॉर्म्स ऑफ अ जीन। देखो, डिप्लॉयड स्पीशीज का पॉपुलेशन सिर्फ 2 अलीलिक फॉर्म को ही possess कर सकता है क्या? सिर्फ 2 अलील्स हो सकती है क्या? सिर्फ अगेन आ गया है ओनली 2 अलीलिक। नो, ओनली अगेन जब आता है तो हमारा दिमाग में एकदम से टक करके होता है, इजंट इट, कि यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है। और हमको ये भी पता है कि सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही अलीलिक फॉर्म हो गए जीन के, इट कुड बी मोर देन 2 ऑल्सो। मल्टीपल अलील हमने ऑलरेडी देखा है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमने देखा है, इजंट इट? तो ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन कोडोमिनेंस, जहां पर कोडोमिनेंस यानी दोनों का डोमिनेंस होता है। In codominance, the phenotype of a heterozygote lies in the range between the phenotype of individuals that are homozygous for either allele involved. क्या ये सही है? कोडोमिनेंस जैसे मैंने कहा कि दोनों डोमिनेंट होते हैं, और दिस इज अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेटेरोजाइगोट। ठीक है, तो इट इज नॉट इन बिटवीन, वी कैन से यहाँ पर दोनों अलील्स जो रहेगी, दे आर इन एन हेटेरोजाइगोट स्टेज, यस, एंड बोथ ऑफ देम विल इक्वली एक्सप्रेस, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करती है। तो बी वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा बोल रहा है पेनिट्रेंस इज अ फ्रीक्वेंसी विथ विच अ जीनोटाइप मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इंडिविजुअल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन, यानी कोई भी जीनोटाइप जो रहेगा वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, यस, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसको पेनिट्रेंस बोलते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है एक्सप्रेसिविटी इज द टाइप और डिग्री ऑफ फेनोटिपिक मैनिफेस्टेशन of a penetrant allele or a genotype in a particular individual and is not influenced by the environment. expressivity यानी जो penetrance हुआ है ना, यानी जो जीनोटाइप में वी कैन से वॉट एवर इट इज शोइंग, यदि 100% पेनिट्रेंस हुआ है, जो भी पेनिट्रेंस हुआ है वो कितना एक्सप्रेस हो रहा है, उसकी डिग्री जो है वो एक्सप्रेसिविटी होती है, isn't it? तो यहाँ पर उसने बोला है कि इट इज अ टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फिनोटिपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पेनिट्रेंट अलील और अ जीनोटाइप इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये पूरा सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। क्या ये भी सही है? नहीं, is not influenced by the environment बोला है। अगेन इट कैन बी influenced by environment, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो environment से influence नहीं ही होता।
राइट। तो ये भी गलत हो गया स्टूडेंट्स। तो सही कौन सा होगा? पेनिट्रेंस। जनरली हम पेनिट्रेंस देखे स्टूडेंट्स, तो पेनिट्रेंस यानी क्या होता है? पेनिट्रेंस एक्चुअली एक तरह से हम जीन का एबिलिटी हम बोल सकते हैं, यस, जिसके कारण वो क्या करेगी, वो एक पर्टिकुलर कोई भी विजिबल फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेगी, राइट। यदि किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए वो जीन प्रेजेंट है, स्टूडेंट पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जीन प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे और तो हम कहेंगे कि वो पेनिट्रेंस दे रहा है। लेकिन यदि वो कंडीशन के लिए जीन है लेकिन वो सिम्टम नहीं बता रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, राइट। तो पेनिट्रेंस दो तरह से होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट पेनिट्रेशन में जो भी जितने भी पर्सन जिनको भी म्यूटेशन हुआ है, यस, वो सारे के सारे वो ट्रेट को दिखाते हैं। इनकम्प्लीट में म्यूटेशन होने के बाद भी यदि जीन म्यूटेटेड है लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर वो म्यूटेशन के कारण जो कंडीशन डेवलप होना चाहिए वो नहीं होती है, सो दैट इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। गॉट इट? तो ये बिल्कुल सही है कि पेनिट्रेंस क्या है? इट इज अ फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच अ जीनोटाइप मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ गिवन पॉपुलेशन। तो द स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट। एक तरह का ये न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स। मैंने कहा कि एक बार हम ले लेते, आई डोंट नो कितने बच्चे ये सॉल्व कर लेते इस तरह से, बट यस वी विल जस्ट ट्राई इट आउट। क्वेश्चन है, यूवी mutagenesis was performed to isolate mutants of LEGZ gene. The mutation rate of this gene, mutation rate कितना है वो जीन का? 1 into 10 to the power -4 per cell division. Assuming that an E. coli culture was initiated from a culture density of 1 into 10 to the power 2 cells and grown to a density 1 into 10 to the power 6 cells. इन्हें इनिशिएशन दिया है, इनिशियल बोल सकते डेंसिटी, ये फाइनल डेंसिटी बोल सकते। हाउ मैनी LEGZ mutants are expected in this population, राइट। यानी कितना म्यूटेंट है, यानी हम बोल सकते हैं उसने क्या पूछा है हमको? म्यूटेशन का रेट, म्यूटेशन का रेट पूछा गया है। दिया क्या है? इनिशियल डेंसिटी, यस, इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी कितना है? इनिशियल डेंसिटी जिसको हम लिखेंगे 1 into 10 to the power 2। इसको चलो हम लोग n0 ले लो, n1 या फिर n फाइनल, आप जो भी यू कैन टेक इट आउट लाइक दैट। इसको हम ले सकते हैं फाइनल डेंसिटी, और फाइनल डेंसिटी कितनी दी है? फाइनल डेंसिटी दी है 1 into 10 to the power 6 सेल्स पर डिविजन। म्यूटेशन रेट भी दिया हुआ है यहाँ पर। म्यूटेशन रेट कितना दिया है? म्यूटेशन रेट दिया है 1 into 10 to the power -4 पर सेल डिविजन। Am I right? हाँ सॉरी, म्यूटेशन रेट यहाँ पर मैंने कहा पूछा है, नहीं म्यूटेशन रेट तो दिया है। हाउ मेनी LEGZ म्यूटेंट्स आर एक्सपेक्टेड बोला है, सो दिस इज नॉट अ म्यूटेशन रेट। हम इसको क्या लिखेंगे? व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमको यहाँ पर देखना है एनीवन म्यूटेशनल इवेंट्स कितने हो रहे हैं, है ना, कितने म्यूटेंट्स एक्सपेक्टेड है, यानी वो बोल रहा है म्यूटेशनल इवेंट्स कितने हो रहे हैं, कितना म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल M ले सकते हैं। म्यूटेशनल रेट को स्टूडेंट्स म्यू लिया जाता है, तो यदि इसका आप फॉर्मूला देखो ना, तो फॉर्मूला होता है म्यूटेशनल इवेंट इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिफरेंस होता है n1 माइनस nc। ये हमारा फॉर्मूला, ये ध्यान में रख लो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है। अब ये सारा सॉल्व करना है, तो पहले एक बार काम कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यदि मुझे डेंसिटी का डिफरेंस निकालना है, यस, यानी टोटल नंबर ऑफ ये
इनिशियल इतना था डिवीजन पर सेल, ये इतना था। यदि मुझे फाइनल निकालना है टोटल, तो आई कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ सेल डिवीजन that will be initial minus final. Just a minute. हम लोग पहले हमेशा लेंगे तो इट वुड बी n1 टोटल का टी आ रहा था वो n1 माइनस n0 है ना। जब भी हमको टोटल डिफरेंस निकालना है, बड़े को हम लोग फाइनल को हम लोग हमेशा पहले लेते हैं। तो वो होता है मेरा 1 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये जो होता था 100 हो जाता है। इसको आप लोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से 100 माइनस करोगे बच्चों तो 1 2 3 और 900 है ना, 4 5 6, इस तरह का मेरा आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया टोटल नंबर ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज n1 माइनस n0। अभी m इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू था मेरा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 4, और ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, मल्टीप्लाई बाय 999900। अब माइनस 4 है तो इसको आप लोग डिवाइड नीचे ले सकते हो, एम आई राइट, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 999900। इफ यू विल, इन दोनों को आप क्रॉस कर लो, कट कर लो, और अब आप इसमें से आंसर निकालो। इजंट इट इजी, डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं तो 9 जा 900, राइट, फिर 999 बच रहा तो अगेन 9 जा 900, फिर 99 बच रहा, पॉइंट लगाया, 0 लग गया, 9 जा अगेन 90 बचा, पॉइंट लगा हुआ है अगेन, से इट वुड बी 99.99, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 100 ले सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, म्यूटेशनल इवेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ म्यूटेंट्स एक्सपेक्टेड, it would be approximate 100. So option 3 will be the correct answer. I hope this is clear all of you, किस तरह से करना था। हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ जाए, तो अब यदि आता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द डिजीज phenylketonuria is caused by null allele of a gene phenylalanine hydroxylase. This is an example of recessive mutation. Which one of the following term is best description of wild type allele of PH? Recessive mutation बोला है ना, जहां पर दोनों alleles affect होने चाहिए, isn't it? Null mutation and a loss of function हम जिसको बोल सकते हैं एक तरह का, isn't it? तो जो वाइल्ड टाइप, अब दोनों अलील का यदि म्यूटेशन है तो ये डिजीज होगी। तो एक यदि वाइल्ड टाइप अलील है, एक म्यूटेटेड है और एक वाइल्ड टाइप अलील है, तो उसने वही पूछा है कि जो वाइल्ड टाइप अलील है फिनेलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की, उसको हम किस तरह से बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, गेन ऑफ फंक्शन, हैप्लोसफिशिएंट, एपिस्टेटिक, या फिर अलील विद एडिटिव इफेक्ट। यदि आप इन सभी का ये देखना हम लोग देखें तो इस तरह से क्या हो सकता है आंसर। देखो, फिनेलकीटोन्यूरिया, फिनेलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कौन सा डिजीज कॉज करता है, फिनेलकीटोन्यूरिया। फिनेलकीटोन्यूरिया में यदि एक कॉपी वाइल्ड टाइप अलील की होती है फिनेल पीएच जीन की स्टूडेंट्स, तो ये एक फंक्शनल एंजाइम जो है वो ऑलरेडी अपने आप वो प्रोड्यूस करता है। यस, यदि एक भी वाइल्ड टाइप रहा तो, और फंक्शनल एंजाइम क्या करेगा, जो नॉन फंक्शनल अलील है, एक अलील आपकी वाइल्ड टाइप है जो कि फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो जो नॉन फंक्शनल अलील है उसको कंपेंसेट कर लेता है, यानी उससे कोई दिक्कत नहीं होती, अपना काम करवा लेता है। इस तरह से डिजीज प्रिवेंट हो जाती है। तो ये डिजीज कब होती है, जब दोनों अलील इसकी क्या हो जाती है, म्यूटेटेड हो जाती है। तो ये वाइल्ड टाइप अलील यानी एक अकेला भी काम कर रहा है, जब दूसरा नॉन फंक्शनल है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये वाइल्ड टाइप अलील को क्या बोलोगे, गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन में तो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या हो जाता है, गेन ऑफ फंक्शन में तो हम बोलेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जहां पर भी म्यूटेशन हो रहा है वो एक्सेस में
काम करे। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पीएच एंजाइम है स्टूडेंट्स, राइट, ये तो काम नहीं करता है, जो फंक्शनल एंजाइम बनाना है वो नहीं बनाता है यदि ये म्यूटेटेड है। तो यहाँ तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, ना कि गेन ऑफ फंक्शन। तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो। एपिस्टेटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, एनीवन, क्या कैन वी से दैट एपिस्टेटिक? नहीं, एपिस्टेटिक में हम क्या करते हैं, एपिस्टेसिस यानी जब पहला दूसरे को सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, isn't it? एपिस्टेटिक वाला केस ही नहीं आ रहा है। अलील विथ एडिटिव इफेक्ट, जो एडिटिव इफेक्ट ला रहा है, देयर इज नो सच एडिटिव इफेक्ट वी कैन सी हियर in this disease or for this enzyme of allele of pH, जबकि यहाँ पर हम बोलेंगे this is nothing but haplosufficiency, isn't it? ये जो आपका कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं, हैप्लोसफिशिएंसी, जहां पर कोई एक अलील भी वाइल्ड टाइप अलील, यदि दूसरा अलील म्यूटेंट है तो वो अकेला ही दूसरे का काम भी कर लेता है, वो कंपनसेट कर लेता है और वो पर्टिकुलर डिजीज नहीं होने देता है। दैट क्वालिटी इज हैप्लोसफिशिएंसी। इट इज वन इज आल्सो सफिशिएंट। Am I right? So your correct answer for this question is option number 2. चलो यहाँ पर एक एक बार एक एक लाइन में लिखा भी दिया है, मैंने बताया भी है कि गेन ऑफ फंक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जहां पर कोई नया या फिर एनहांस्ड एक्टिविटी इंक्रीज होती है किसी भी तो म्यूटेशन के कारण वो जीन की एक्टिविटी यहाँ पर क्या हो रही है, यदि दोनों म्यूटेशन आता है, दोनों रेसेसिव म्यूटेशन है, तो डिक्रीज हो रही है ना। ये डिजीज तभी हो रहा है क्योंकि नॉन फंक्शनल पीएच एंजाइम बन रहा है, जो कि वो एंजाइम नॉन फंक्शनल होने के कारण फिनाइलएलैनिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। Am I right? Epistatic means a gene overriding or masking the phenotypic expression of other, isn't it? एक दूसरे का, और ये दो अलग अलग जीन की बात होती है, एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर रहा है। हम नॉर्मली क्या पढ़ रहे हैं, दो अलील्स है, isn't it? एक ही जीन की एक अलील दूसरे की, यहाँ पर जनरली हम जो बात करते हैं, बट एपिस्टेटिक पूरी तरह से अलग हो जाता है, यहाँ पर दो जीन्स की बात हो जाती है, तो ये भी नहीं होता है। Allele with additive effect means describes a trait controlled by multiple genes, जैसे कि हम लोग हमारा स्किन कलर, राइट, हाइट की बात करते हैं, दैट कम्स अंडर, वी कैन से दैट जो एक साथ में मिलके जो इफेक्ट देता है, तो दैट इज एन एडिटिव इफेक्ट, तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पर हैप्लोसफिशिएंसी होता है, दैट इज अ सिंगल फंक्शनल वाइल्ड टाइप allele is enough to produce the necessary amount of enzyme or protein which maintains a normal healthy phenotype, राइट। तो जो स्टेटमेंट था वहां पर उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, हैप्लोसफिशिएंट। नाउ देखो अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने दोनों साथ में से लिया है। अभी हमने हैप्लोसफिशिएंट पढ़ा, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, हैप्लो इनसफिशिएंसी। यस, in tumor suppressor genes can be caused by all of the following mechanism except haploinsufficiency है ना, अकेला जीन है अगेन, so that is also not able to perform। तो ये कब हो सकता है, चार में से तीन केस में हो सकता है, एक में नहीं होगा, वो ही हमको बताना है कहाँ नहीं होगा, राइट। सो व्हाट इज हैप्लोइनसफिशिएंसी अगेन, जब कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यस, जहां पर एक ही फंक्शनल कॉपी ऑफ जीन है, इजंट इट, दूसरी नहीं है, तो वो क्यों, वो कब हो सकता है, दूसरी या तो म्यूटेटेड हो गई है, दूसरी का या तो लॉस ऑफ फंक्शन है, या फिर साइलेंट हो गई है, कुछ भी आप बोल सकते हो, एम आई राइट। तो यहाँ पर एक्सेप्ट बताना है, यानी ये कब नहीं होगा ये बताना है। डिलीशन ऑफ वन अलील ऑफ अ जीन, ये पॉसिबल है, यदि एक अलील का डिलीशन हो जाता है, सो इट कैन लीड टू हैप्लो इनसफिशिएंसी, सो दिस इज पॉसिबल। हमको जो नहीं पॉसिबल है वो बताना है। यदि मिसेंस म्यूटेशन आ जाता है, यस, और एक्सप्रेशन किसी एक अलील का बढ़ जाता है, तो वो तो यदि बढ़ जाता है तो वो तो सफिशिएंट हो जाएगा ना, हमको इनसफिशिएंट की बात करना है, तो इनसफिशिएंसी होगी क्या। चलो तीसरा भी देखते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन हो रहा है ना, स्टॉप कोडॉन बन जाएगा,
तो डेफिनेटली यदि किसी एक एलील में स्टॉप कोडॉन वाला केस आ रहा है तो प्रोटीन नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना देगा। एम आई राइट? तो जो हैप्लो इनसफिशिएंसी कॉज कर सकता है तो ये भी नहीं होगा। एपिजेनेटिक साइलेंसिंग, किसी एक जीन एक अलील की साइलेंसिंग हो जाती है, देन आल्सो इट कुड कॉज हैप्लो इनसफिशिएंसी। तो यदि म्यूटेशन हो रहा है और किसी एक अलील का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, सो देन इट कैन नॉट लेड टू हैप्लो इनसफिशिएंसी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया था। हाँ, मिससेंस म्यूटेशन विद डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन आता तो it could cause also definitely haploinsufficiency. I think this is clear. Now moving for the next one. Complementation वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना? 6 mutant yeast haploids 1 से 6 तक requiring histidine supplementation for viability were fused in a pairwise combination to form diploids. Requirement for histidine was tested for the diploids. The results are shown below, where plus indicates diploid combination yielding histidine prototropes. How many different histidine biosynthesis genes are represented among the 6 mutants? 1, 2, 3 या फिर 4? कॉम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर ये क्वेश्चन में के हिसाब से कॉम्प्लीमेंटेशन यदि हो रहा है तो ग्रोथ होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो देयर विल बी नो ग्रोथ। जब कॉम्प्लीमेंटेशन कब नहीं होता है? जब भी म्यूटेशन सेम जीन में होता है तो, है ना? एक ही जीन है, 2 जीन है और दोनों जीन में अगेन हम सेम जीन में म्यूटेशन आ रहा है, तो जब वो दोनों साथ में आएंगे तो दोनों म्यूटेटेड ही रहेंगे, isn't it? लेकिन यदि 2 म्यूटेशन है लेकिन दोनों अलग अलग जीन में, एक जीन में यहाँ पर म्यूटेशन है और दूसरा जीन है, ये यहाँ पर ये 1 पेयर है और ये अनदर पेयर है, यहाँ पर इसमें म्यूटेशन है और यहाँ पर इसमें म्यूटेशन है, तो जब ये साथ में आएंगे तो ये हो सकता है ना कि बिकॉज ये वाला नॉर्मल है और यहाँ पर ये वाला नॉर्मल है, तो ये दोनों नॉर्मल अपना काम कर लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, isn't it? So when the mutation are in different genes और जब वो फ्यूज होते हैं then they can complement each other, complementation हो सकता है। तो हमको ये बताना है कि कितने डिफरेंट जीन्स रहेंगे यहाँ पर इन विद दिस म्यूटेंट्स यहाँ पर। तो देखो बच्चों, हिस्टिडीन 1 को हिस्टिडीन 1 से यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस, सो देयर इज नो ग्रोथ, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 1 को 2 के साथ में आप ले रहे हो, प्लस आ रहा है, दैट इज ग्रोथ। तो 1 और 2 साथ में आ रहे हैं तो ग्रोथ हो रहा है बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। देन 1 को 3 के साथ में ले लो, माइनस आ रहा है, तो देखो माइनस वाले गिन ले, यदि हम माइनस वाले यहाँ पर देखें तो हिस्टिडीन 1 के साथ में, हिस्टिडीन 3 बिकॉज इट इज फ्रॉम विथ 1 ओनली, और माइनस वाला एक और है हिस्टिडीन 1 और हिस्टिडीन 6 के साथ में। तो ये क्या बता रहा है? ये ग्रोथ नहीं बता रहे, ये तीनों ही ग्रोथ नहीं बता रहे, सो वी कैन से इट इज शोइंग नो कॉम्प्लीमेंटेशन, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटेशन। एम आई राइट? यानी यदि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा है, यानी म्यूटेशन कहाँ है? इन सेम जीन, यहाँ पर जो म्यूटेशन दिखा रहा है ये सेम जीन में होगा, इसीलिए कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सिमिलरली हिस्टिडीन 1 को हिस्टिडीन 2 के साथ में, हिस्टिडीन 4 के साथ में और हिस्टिडीन 5 के साथ में आप देखो यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, सो दे आर शोइंग कॉम्प्लीमेंटेशन। यदि कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है उसका मतलब म्यूटेशन कहाँ है? डिफरेंट जीन में म्यूटेशन है, म्यूटेशन इज इन डिफरेंट जीन, यस और नो? तो ये एक जीन हो सकता है, ये दूसरा जीन हो सकता है, कैन वी से लाइक दैट? उसी चीज को आप बोलोगे मैम आपने सिर्फ ये एक देखा, आप इसको भी देखो, इट वुड बी सेम देयर। हिस्टिडीन 2 को 1 के साथ में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्लस दिखा रहा है, राइट? 2 को आप 2 के साथ में देखो तो माइनस दिखा रहा है,
तो ये सारे क्या है, ये आपको एक पेयर ऑफ जीन ऐसा दिखेगा और अलग अलग साथ में जब जा रहा है, हिस्टीडीन 2 1 के साथ में, हिस्टीडीन 4 1 के साथ में, हिस्टीडीन 5 1 के साथ में, राइट, अगेन हिस्टीडीन 2 3 के साथ में, ये देखो ये 3 और 2, राइट, हिस्टीडीन 4 अगेन 3 के साथ में, हिस्टीडीन 5 3 के साथ में। तो ये एक पेयर ऑफ जीन बता रहा है ना, हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये दो अलग अलग हमने बना दिए पेयर। तो कितने जीन्स हो रहे हैं यहाँ पर 2 आएगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस केस। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो 2 genes will be there. Now moving for the next one. Okay, so the question is in sesame, the seed coat color is of 2 types, white and brown. True breeding white and brown seeded plants are reciprocally crossed and the results are given below. Which one of the following type of inheritance explains the depicted transmission? अच्छा, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पूछा है। ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रियल या फिर मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बता रहे हैं, न्यूक्लियर जीन मीडिएटेड मैटरनल इफेक्ट, पोलर ओवर डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट मैटरनल इनहेरिटेंस। व्हाइट ब्राउन, F1 इज व्हाइट, F2 इज ब्राउन, यहाँ पर ब्राउन ब्राउन और यहाँ पर ब्राउन। ओके, सीधा सीधा देख के मैं सीधा बोल सकती हूँ पोलर ओवर डोमिनेंस, यहाँ पर हमको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। इनकम्प्लीट मैटरनल इनहेरिटेंस, देखो मैटरनल इनहेरिटेंस है कि नहीं ये हम देखते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम जो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ये तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं तो मदर का साइटोप्लाज्म ही जाएगा, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, तो जो मदर का रहेगा अगेन दैट वुड बी शोन टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये केस में तो दिख रहा है, बट ये केस में देखो मदर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग दिख रहा है व्हाइट, बट अगेन इन नेक्स्ट इट इज बिकमिंग ब्राउन F2 में, तो ये नहीं हो सकता है। तो सीधा आंसर यहीं पे आ रहा है स्टूडेंट्स की, इट कुड बी व्हाट, मैटरनल इफेक्ट। अब कैसे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है काफी, आई थिंक सभी ने। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि ये वाइल्ड टाइप है ब्राउन, ये आपका फीमेल विच इज योर राइट रिसेसिव देयर, इनकी जब साथ में आएंगे तो दिस विल बी द जीनोटाइप, यस और नो। ये जीनोटाइप के हिसाब से कलर कौन सा आना चाहिए था, ये जीनोटाइप के हिसाब से कलर आना चाहिए था ब्राउन, बिकॉज कैपिटल बी इज देयर, लेकिन कलर कौन सा आ रहा है, व्हाइट, जो कि मम्मी का है, राइट। तो ये व्हाइट कैसे आया, बिकॉज इट इज एक्सप्रेसिंग द जीनोटाइप ऑफ द मदर, राइट। व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग, ऑफस्प्रिंग इज शोइंग जीनोटाइप ऑफ मदर, ठीक है। यहाँ पर भी हो सकता है क्या, ये बी भी है और यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली ब्राउन ही आएगा, और मदर भी ब्राउन है, तो हम बोल सकते हैं कि यस जीनोटाइप किसका शो कर रहा है, वो मदर का। सेकेंड केस में देखो, अब ये बीबी आपका, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप सॉरी इसका आएगा यहाँ पर, ये जो फिनोटाइप है ऑफस्प्रिंग, F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग आ रहा है, विच इज शोइंग ड्यू टू द जीनोटाइप ऑफ द मदर, बराबर है। अब लेकिन इसका जीनोटाइप तो ये है, यदि हम इसकी सेल्फिंग करते हैं फॉर द F2 जनरेशन, सेल्फिंग के बाद में रिजल्ट क्या आता है हम सभी को पता है, रिजल्ट हमको ये 4 दिखते हैं। तो इसके हिसाब से यदि हम बात कर रहे हैं तो व्हाट 100% ब्राउन आना चाहिए था क्या, ये तो आपका व्हाइट आएगा, सॉरी ये आपका ब्राउन आएगा, ये तीनों तो व्हाइट आते हैं, लेकिन यदि इसको हमने ब्राउन लिया भी है तो 100% तो ब्राउन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि मदर है अगेन, राइट, और मदर का जीनोटाइप यहाँ पर क्या है, ब्राउन ही है, और इसीलिए ये सारे ऑफस्प्रिंग ने भी क्या किया, मदर का ही जीनोटाइप यूज किया है, जीनोटाइप ऑफ मदर, बिकॉज स्मॉल बी भी रहता वो अलग कलर दिखाता, but still because this is the genotype, this phenotype is due to the genotype of the mother, of the F1 mother there.
सिमिलरली यहाँ पर तो वही आएगा, सिंपल था, इसको क्रॉस करोगे तो अगेन इट इज दिस द जीनोटाइप, इट विल बी ब्राउन। तो क्योंकि ये इस तरह से क्रॉस हो रहा है, राइट, पहले केस में और दूसरे केस में, और यदि आपको ये स्टेटमेंट याद होगा कि जीनोटाइप ऑफ अ मदर if it is giving the phenotype of the progeny then it is due to the maternal effect, है ना। ये स्टेटमेंट मैं हमेशा आपको याद रखने को बोलती हूँ कि जीनोटाइप ऑफ मदर गिविंग phenotype of progeny, राइट, ये कब होता है, ये होता है ड्यू टू द मैटरनल इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है मैटरनल इफेक्ट इनहेरिटेंस में स्टूडेंट्स की, कुछ न्यूक्लियर जीन्स होते हैं, राइट, ये न्यूक्लियर जीन्स रिलीज होते हैं और ये कुछ फैक्टर्स को, कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, कहाँ पर, मदर के साइटोप्लाज्म में, और ये वहां से अपना काम करते हैं, राइट। और ये प्रोटीन्स या फैक्टर जो न्यूक्लियर जीन्स के होते हैं, ये डिसाइड करते हैं द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मदर, इसीलिए वो वहां से डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मैटरनल इफेक्ट। I think this is clear. So your correct answer is nuclear gene mediated maternal effect. Option 2 is the right answer for the question. Next one. Okay. The pedigree दिया है यहाँ पे represents the inheritance of a monogenic disorder. Now what is monogenic? Monogenic का मतलब monogene यानी single gene. Single gene disorder caused by a defective enzyme encoded by a mutant allele. The functional and defective enzyme can be resolved by Page. The yellow enzyme pattern observed in some of the individuals in a family is represented in this figure B. Frequency of mutant allele in a population is what? 0.04. ये उसकी frequency. Based on the information, some statements are made. आपको अच्छा true और false बताना है। पेडिग्री में आप देख सकते हो ये सारे के सारे नॉर्मल दिखाए जा रहे हैं और सिर्फ थर्ड वन जो है ये अफेक्टेड दिखा रहा है। और जब ये पेज एनालिसिस यहाँ पर दिखा रहा है तो आपको दो दो बैंड सभी में दिख रहे हैं, एक यहाँ पर सिंगल बैंड दिख रहा है और यहाँ पर सिंगल बैंड दिख रहा है, इन्हें 3-1 में और 3-3 में सिंगल बैंड दिख रहा है। जबकि पेडिग्री में आप देखोगे तो 3-1 is affected but 3-3 is not shown affected, राइट। यानी हम यदि वहां पर ये बैंड ना होने के कारण अफेक्टेड है तो यहाँ पर भी तो बैंड नहीं है, बट हियर इट इज नॉट अफेक्टेड। ये हमको इतना समझ में आ रहा है, राइट। अब देखो ए स्टेटमेंट में बोला है द अलील एनकोडिंग द फंक्शनल एंजाइम इज हैप्लोसफिशिएंट। देखो हैप्लो इनसफिशिएंट, हैप्लोसफिशिएंट बहुत आ रहा है, इन्हें अकेला अलील सफिशिएंट है, सो दैट बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिजीज नहीं दिख रही है। सो कैन वी से दैट दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू? कैन वी से दैट? यस, पेरेंट, फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, दे आर नॉट अफेक्टेड। यस, सेकेंड जनरेशन के पेरेंट 2-1-2-2 तो अगेन दे हैव एन अफेक्टेड चाइल्ड बट दे आर नॉट अफेक्टेड। तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि ये जो ट्रेट है ये रेसेसिव है, राइट। ये रेसेसिव ट्रेट होगी तो दोनों म्यूटेशन जरूरी है, इजंट इट, इसीलिए अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये हेटेरोजाइगोट हो गए सारे के सारे, हो सकता है ना ऐसा, ये हेटेरोजाइगोट होते हैं ना, एक आपका म्यूटेंट होगा एक नहीं होगा, इसीलिए वो सारे हमको दिख रहे हैं कि दे आर नॉर्मल। ये सुनो, कैन वी से लाइक दैट? फिगर बी में भी आप देखो यहाँ पर कि हेटेरोजाइगोट जितने हैं ये सारे के सारे नॉर्मल बैंड्स दिखा रहे हैं, 2 बैंड्स दिखा रहे हैं। हाँ, ये 3 वाला एक्सेप्शन है, इसको हम बाद में देखते हैं, इतना हमको यहाँ पर दिख रहा है। हैप्लोसफिशिएंसी अगेन फिर से रिपीट करूंगी, जहां पर एक कॉपी नॉर्मल एलील की रहेगी विच इज सफिशिएंट फॉर नॉर्मल फंक्शन। तो हो सकता है कि यहाँ पर दीज ऑल आर हैप्लोसफिशिएंट, यस, इसीलिए
एक अलील भी इनकी नॉर्मल है, तो दे आर नॉट कॉजिंग द डिजीज, राइट। तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो ट्रू कहाँ दिया, इन दोनों में दिया है। ये ऐसे क्वेश्चंस को हमको थोड़ा चारों के चारों को एक बार हमको समझना पड़ेगा, है ना, बिफोर वी सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन। सेकेंड बोल रहा है द ट्रेड शोज 100% penetrance. Can we say now that the trade shows 100% penetrance? देखो बच्चों, ये सीधा सीधा हमको जो ये गड़बड़ लग रहा था ना, हम इस पे दे सकते हैं कि यदि 3, 1 or 3, 3 both are showing only one band for the enzyme, right? And if it is affected and if it is not affected, यानी इसको डिजीज है but फिर भी that mutant allele is not showing, यानी यहाँ पर penetrance नहीं हुआ है. So if it is not, यहाँ पर penetrance नहीं हुआ है, so it is not 100% penetrance, incomplete penetrance हो गया. तो trade shows 100% penetrance. No, this is false. This is for sure false. Yes or no? Can we say that? ठीक है ना. अब ये फॉल्स आ गया, ये सेकेंड वाला फॉल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है. चलो यहाँ पर भी फॉल्स है, लेकिन ये पहला भी फॉल्स बता रहा था. सी में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड बोर्न टू इंडिविजुअल 2, 3 एंड 2, 4, यानी ये इनकी बात कर रहा है, विल बी होमोजाइगस फॉर अ जीन इज 1/4. यानी इनका बच्चा, यदि जो भी है बच्चा या बच्ची जो भी है, यस, ये यदि होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस होगा यानी रिसेसिव ट्रेट वाला है अगेन, तो इट कुड बी अफेक्टेड, तो उसका प्रोबेबिलिटी वो बोल रहे हैं 1/4 होगी. सो कैन वी से दैट इट कुड बी 1/4 ऑल्सो. देखो यदि प्रोबेबिलिटी 1/4 लेना है तो ये कब हो सकती है कि यदि ये दोनों पेरेंट्स कैरियर है, राइट. यदि ये दोनों पेरेंट्स इस तरह से कैरियर है, तो हम जो रिजल्ट देखते हैं इस तरह का, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है कि दिस इज अफेक्टेड, तो ये आउट ऑफ 4 इट इज 1, सो इट इज 1/4 होती है, राइट. सो दिस कुड बी ट्रू ऑल्सो. क्या हम इसको ट्रू ले सकते हैं? कैन वी से लाइक दैट? ये थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात हो रही थी. बट कहीं पर भी दिया है क्या कि दे आर कैरियर्स? कहीं पर भी हमको क्वेश्चन में ये चीज या फिर कुछ भी ऐसा बताया गया है कि द पेरेंट्स आर कैरियर्स? कहीं पर भी इट इज नॉट मेंशन्ड लाइक दैट. तो ये जरूरी नहीं है कि वो कैरियर है, जरूरी नहीं है कि वो कैरियर ना है. अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अफेक्टेड होने के बाद भी इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग दैट ट्रेट, डिजीज नहीं दिखा रहा है. हैप्लोसफिशिएंसी वाली बात हम कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर भी हो सकता है कि किसी एक पेरेंट कैरियर है लेकिन दूसरा नॉर्मल है, दैट इज पॉसिबल. सो यू कैन नॉट 100% से कि भाई ये 1/4 ही होगा. You cannot say like that. And both individual 1 का 1 and 1 and 2 are necessary heterozygous. Again same thing. यहाँ पर भी आप necessary heterozygous नहीं बोल सकते. Not necessary. राइट, नॉट नेसेसरी. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? फिर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा TFFF. तो ऑप्शन 1 विल द राइट आंसर. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था 1 और 2 में, सीरियसली, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू में ला सकते हैं, बट यदि आप इसको ट्रू में ला रहे हो तो फिर आपको ये भी ट्रू में लाना चाहिए. यदि ये पॉसिबल है तो दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. Yes, तो if it is not possible then this is also not possible. कि यदि आप बोल रहे हो कि they are not necessary heterozygous, तो वो ऊपर इनको भी आप कैसे heterozygous प्रूव कर रहे हो कि जरूरी है कि वो कैरियर है? It is not necessary also.
राइट। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट से ही एकदम इन्फ्रेंस पे आप नहीं आ सकते हो आप। और लेकिन आपको यहाँ पर ये भी है कि कम से कम 4 में से 2 स्टेटमेंट के लिए तो आप बिल्कुल 100% आप श्योर होना चाहिए कि नहीं ये तो कुछ भी हो जाए इसका आंसर ये होगा। देखो ये वाला तो बिल्कुल श्योर था, ये 100% पेनिट्रेंस बता रहा है, बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ दिख रहा है। और ये भी फॉर श्योर है, यानी ट्रू और फॉल्स तो ये पक्का था। ये दोनों पे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके हाँ बोल सकते हो, तो इसी बेसिस पे आप ये 2 क्रॉस कर सकते हो। और फिर आप इन दोनों में से कि जैसे मैंने कहा कि यदि आप इसको ट्रू दे रहे हो तो आपको इसको भी देना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऑप्शन में वैसा नहीं है, सो डेफिनेटली दोनों फॉल्स ही आएंगे। प्रैक्टिस लगेगी बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन यदि आपको करना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना सारा, बट हाँ यदि आप प्रैक्टिस रखोगे तो उतना फास्ट दिमाग भी आपका काम करना शुरू करता है, सोचने लगता है वहां पर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। केमिकल म्यूटेजेंस दिए और म्यूटेजेंस के नाम दिए, आपको मैच द पेयर करना है। एक बार वेरी क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो केमिकल म्यूटेजेंस है। आप देखो 3 तरह के हम मेनली केमिकल म्यूटेजेंस जनरली मेनली हम लेते हैं, बेस एनालॉग, बेस मॉडिफायर्स और इंटरकैलेटिंग एजेंट। बेस एनालॉग्स और इंटरकैलेटिंग एजेंट स्टूडेंट्स ये दोनों डीएनए रेप्लिकेशन के समय में काम करते हैं स्पेसिफिकली, लेकिन बेस मॉडिफायर जो है वो सेल साइकिल के कोई भी फेज में वो अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं बेस मॉडिफायर के बारे में देख लेते कि जो सेल साइकिल के कोई भी फेज पे दे कैन एक्ट है। ये कैसे करते हैं, ये मॉडिफायर है ना, बेस को मॉडिफाई करते हैं। कैसे, जो डीएनए बेसेस है उनके साथ में रिएक्ट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं। तो 3 तरह के मॉडिफायर्स हमने देखे, डीएमाइनेटिंग एजेंट, अल्कलाइटिंग एजेंट और हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट। डीएमाइनेटिंग एजेंट का एग्जांपल नाइट्रस एसिड है, अल्कलाइटिंग का आपका इथिल मीथेन सल्फोनेट यानी ईएमएस, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट एमएमएस, नाइट्रोसिल गुआनिडीन और डायमिथाइल नाइट्रोसोमाइन। ये सारे ये कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स, हाइड्रोक्सिलामाइन क्या करेंगे, बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं। गॉट इट। बेस एनालॉग जो है, एनालॉग है ना, उसके जैसा दिखेगा, उसके जैसा काम करेगा। ये डीएनए रेप्लिकेशन के समय में ही एक्ट करते हैं। ये जो डीएनए बेसिस है, ये किसी भी डीएनए बेसिस के सिमिलर स्ट्रक्चर इनका रहता है, इजंट इट, वी कैन से वन ऑफ द डीएनए बेसिस का स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा और वो रेप्लिकेशन के दौरान इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल है 5 ब्रोमोयूरासिल और 2 अमाइनोप्यूरिन। 5-BU जो है ये थायमीन का एनालॉग है और अमाइनोप्यूरिन एडेनिन का एनालॉग है। आ जाते हैं तीसरा, इंटरकैलेटिंग एजेंट। ये भी डीएनए रेप्लिकेशन के समय में काम करते हैं, फ्लैट मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसीलिए ये डीएनए डबल हेलिक्स में इजीली इंसर्ट हो जाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज, इथिडियम ब्रोमाइड, ये सारे उसके एग्जांपल्स होते हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट जनरली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिखाता है, एडिशन, इंसर्शन, डिलीशन वाला, और बेस मॉडिफायर, बेस एनालॉग्स ट्रांजिशंस करवाता है, AT to GC, GC to AT, इस तरह के ट्रांजिशंस हमको दिखेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, अब आपको डायरेक्टली हम इसको आंसर कर सकते हैं। बेस एनालॉग्स यू कैन गो विथ 5 ब्रोमोयूरासिल, इंटरकैलेटिंग एजेंट आपका आ जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड, डीएमाइनेटिंग एजेंट स्टूडेंट्स कौन सा आ गया, नाइट्रस एसिड, और अल्कलाइटिंग EMS. So your correct answer is, I think so, yes, option number 1 is the right answer. Yes or no? Now moving for the next question. बैटरी लो हो रही है, चलो। Two closely related individuals suffering from a congenital disease have several children. A genetic counselor construct the following pedigree, और हमको बताना है कौन सा, अगेन स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पर बोल रहा है at least one of the children will not carry any mutation linked to this condition. ये दोनों पेरेंट्स म्यूटेटेड, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है स्टूडेंट्स, राइट।
ये इनके सारे ऑफस्प्रिंग है, इसमें से ये अफेक्टेड नहीं है, ये 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 नहीं है. यानी 2 गर्ल्स और आई कैन से यहाँ पर 4 boys, 5 भी है, but now it is not there. They are not affected. At least one of the children will not carry any mutation. This is very true. ये सही है, ये सही है. दिख ही रहा है ना, it is not carrying the at least one नहीं, उससे भी ज्यादा है, isn't it? The mutation causing this disease are recessive. Can you say that this is recessive? यदि recessive होता है students, right? Mutation recessive होता है यहाँ पर, तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं ये केस में? सारे के सारे ऑफस्प्रिंग डिजीज्ड होते, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे नॉर्मल है. सो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर. एटलीस्ट वन ऑफ द म्यूटेंट जीन इज ऑन वाई क्रोमोसोम. यदि कोई एक म्यूटेंट जीन कम से कम एक वाई क्रोमोसोम पे रहता, तो जितने भी लड़के हैं एटलीस्ट वो तो सारे के सारे अफेक्टेड होते हैं ना. तो यहाँ पर लड़के सारे के सारे अफेक्टेड नहीं है, कुछ नॉर्मल भी है. तो सी भी गलत हो गया. ए सही है, बी गलत है, सी गलत है स्टूडेंट्स. तो ए और डी, अच्छा सी भी गलत है, तो आंसर क्या आएगा? ए और डी आ जाएगा ना. ऑप्शन 3 साइमल्टेनियस हेटेरोजाइगस म्यूटेशन इज इन्वॉल्व जीन कैन कॉज अ डिजीज. ये हो सकता है कि साइमल्टेनियस हेटेरोजाइगस म्यूटेशन, यदि हेटेरोजाइगस म्यूटेशन इस तरह का होता है, ठीक है चलो. सो स्टूडेंट्स, अरे सॉरी, वेरी सॉरी, बैटरी का मुझे आया था कि बैटरी का डाउन हो रही है, मैंने चार्जिंग नहीं लगाया. तो देखो क्या हो गया, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था. सो वेरी सॉरी. अभी कोई बात नहीं, अभी हो गया. तो हम लोग एक बार फिर से ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स. देखो पहला हमने ऑलरेडी देख लिया कि एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन विल नॉट कैरी एनी म्यूटेशन. यस,
क्योंकि हमको यहाँ पर नॉर्मल दिख रहे ऑफस्प्रिंग। म्यूटेशन कॉजिंग दिस डिजीज आर रेसेसिव नहीं, यदि रेसेसिव रहती तो सारे बच्चे अफेक्टेड रहते। वाई क्रोमोसोम में म्यूटेंट जीन है एटलीस्ट वन ऑफ द, यदि एक भी रहा तो बेटे को तो वाई क्रोमोसोम जाएगा फादर से, तो बेटे तो भी क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए सारे के सारे, लेकिन नहीं है। लास्ट बोला है साइमल्टेनियस हेटेरोजाइगस म्यूटेशन, राइट, yes, simultaneous heterozygous mutation is involved in the involved gene can cause, ये हो सकता है स्टूडेंट्स, यानी यदि मैं यहाँ पर म्यूटेशन में हेटेरोजाइगस को करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, जो हम 9:3:3:1 वाले केस में लेते हैं, AA, yes 9:3:3:1, तो इट इज पॉसिबल कि कुछ बच्चे नॉर्मल रहेंगे, isn't it? किसी में बिल्कुल भी म्यूटेशन, दोनों में आ जाएगा म्यूटेशन, किसी में एक में नहीं रहेगा, किसी में दोनों में रहेगा, तो वो होने के कारण हो सकता है हमको इस तरह का यहाँ पर वेराइटी दिख रहा है, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन होमोलॉजी ऑफ प्रोटीन CG 2024 फंक्शन हैज अ होमोटेट्रामर। The function of each unit within a tetramer is essential for its catalytic activity. Just a minute. Yes. होमोटेट्रामर बोल रहा है, इन्हें 4 यूनिट है फॉर एग्जाम्पल, और चारों यूनिट में क्या बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ ईच यूनिट विद इन द टेट्रामर, हर एक यूनिट जो है इज असेंशियल फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, तो हर एक यूनिट की जरूरी है वहां पर उसका फंक्शन, ताकि वो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी शुरू रह सके, चालू रह सके। नाउ दिस प्रोटीन हैज 3 डोमेन, 3 डोमेन है। डोमेन ए इज असेंशियल फॉर टेट्रामराइजेशन, ये जो टेट्रामर बना है उसके लिए कौन सा डोमेन जरूरी है, ए। बी जरूरी है फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी, हर एक यूनिट की जो कैटालिटिक एक्टिविटी जरूरी है उसके लिए कौन सा डोमेन जरूरी है वहां पर, डोमेन बी। सी डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, यस नो कॉन्ट्रीब्यूशन, सी कोई भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ 3 म्यूटेशन, अब इनमें म्यूटेशन आ गया, ए भी म्यूटेटेड हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया respectively have been identified. A and B mutation disrupt the function of the respective domain, यानी A का म्यूटेशन और B के म्यूटेशन के कारण उसका जो रिस्पेक्टिव डोमेन है, यानी A टेट्रामराइजेशन को डिस्टर्ब करेगा, B कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगा। यदि समझ में आया, यानी A म्यूटेंट है तो टेट्रामराइजेशन होगा ही नहीं, बी म्यूटेंट है तो कैटालिटिक एक्टिविटी ही नहीं होगी। तो अब हमको बताना है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ म्यूटेशन। डोमिनेंट, रिसेसिव, एमॉर्फिक, अच्छा सी वाला तो कोई फंक्शन ही नहीं, कंट्रीब्यूशन ही नहीं करता है, तो ये तो एमॉर्फिक ही होना चाहिए, ये हाँ, तो ये तो सिंपल सा था। वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है तो हम उसको नल की तरह से यूज कर सकते हैं ना, हम सोच सकते हैं कि यस एमॉर्फिक म्यूटेशन होगा, कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन रहा है, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीवे, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पर रेसेसिव डोमिनेंट का केस ही नहीं आता है, सी में तो एमॉर्फिक ही होगा। ए वाला डोमिनेंट दोनों में दिया है, ए डोमिनेंट ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि यदि ए में म्यूटेशन है स्टूडेंट्स और टेट्रामराइजेशन नहीं हो रहा है, तो टेट्रामराइजेशन जरूरी है, यस, क्योंकि वो फंक्शन ही करता है एज अ होमोटेट्रामर, तो प्रोटीन का काम ही नहीं होगा, तो ये तो आपका डोमिनेंट होगा। बी में यहाँ पर रेसेसिव बोला है, यहाँ पर डोमिनेंट बोला है। देखो यहाँ कंफ्यूजन ये हो सकता था बहुत बच्चों को कि यहाँ पर क्या बोला है, फंक्शन ऑफ ईच यूनिट विद इन द टेट्रामर इज असेंशियल फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, ये यूनिट भी ये खुद अपने कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, ये खुद अपने कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, ये भी खुद अपनी, किसी इसमें प्रॉब्लम आएगा तो लेकिन इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी चालू रहेगी, बराबर है। लेकिन ये कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एसेंशियल कौन है, वो तो बी है ना। अब बी ही नहीं है तो किसी की भी तो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं रहेगी,
सो डेफिनेटली ये भी आपको एज अ डोमिनेंट म्यूटेशन ही काम करेगा. यस और नो? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. Which one of the following statement best illustrates a dominant and negative mutation? देखो म्यूटेशन म्यूटेशन दिख रहा है सारा. डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन इन्हें को क्या होता है? डोमिनेंट म्यूटेशन सभी को पता है. एंड व्हाट यू कैन से दैट डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन, व्हाट इज इट? इसको हम लोग एंटीमॉर्फ भी बोलते हैं. डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन को भी ऑल्सो कॉल्ड इट एज एंटीमॉर्फ. यस. इसके कारण क्या होता है, जब भी कोई म्यूटेंट जीन होता है और ये म्यूटेंट जीन नेगेटिवली अफेक्ट करता है नॉर्मल वाले को, किसको? नॉर्मल जीन जो रहेगा वाइल्ड टाइप को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, जिसके कारण किसी तरह का एबनॉर्मल नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन जाए. यस. एंड विच कैन इंटरफियर विद द फंक्शन ऑफ द नॉर्मल प्रोटीन. यानी सिंपल बात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर म्यूटेंट जीन नॉर्मल वाइल्ड टाइप जीन प्रोडक्ट को परेशान करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट करेगा. दिस इज डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन, नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है. तो कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट बता रहा है ये चीज को? अ म्यूटेशन इन अ ग्रोथ फैक्टर receptor gene leads to an overactive receptor that signals constantly even in absence of signal. ये तो बच्चों गेन ऑफ फंक्शन हो गया ना, कि भाई सिग्नल नहीं है फिर भी वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये इसने डोमिनेंट किया, इसने नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, वो तो गेन ऑफ फंक्शन कर रहा है, पॉजिटिवली कर रहा है. सो ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. Second is a mutation in enzyme coding gene decreases its activity, but enough enzyme activity remains in heterozygote to maintain normal metabolic function. What we can say? Can you say like this? ये आएगा क्या? नहीं. ये recessive mutation दिखा रहा है कि mutation in enzyme coding gene क्या कर रहा है? एक्टिविटी तो डिक्रीज कर रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन आ रहा है यहाँ पर, लेकिन एक जो वाइल्ड टाइप है वो भी इनफ है, हैप्लोसफिशिएंट जैसी की बात हो जाती है. सो दिस इज आल्सो नॉट डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन. म्यूटेशन इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन reduces its ability to bind the DNA, okay, but again there is no effect on gene expression unless both alleles are mutated. यानी जब तक रेसेसिव म्यूटेशन वाला नहीं होगा, अकेला ये एक म्यूटेशन कुछ नहीं कर सकता है. चौथा बोल रहा है म्यूटेशन इन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन जीन प्रोड्यूसेस एन अल्टर्ड प्रोटीन दैट कैन इंटरैक्ट विद इट्स वाइल्ड टाइप काउंटर पार्ट and disrupts its function. This is nothing but your dominant negative mutation, right? So आपका correct answer क्या आ जाएगा? आपका correct answer आएगा option number 4 for this question. Now moving for the next one. Again this is a good one. कर्ल विंग. देखो ये आपका लिंकेज मैपिंग से जो हम क्वेश्चंस बोलते हैं, बहुत बीच में आते थे, मे बी कि फिर से इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए. तो क्या दिया है? कर्ल विंग, एबोनी बॉडी कलर एंड सेपिया आई आर 3 recessive mutation that occur in a fruit fly. The loci for this mutations have been mapped. और आपको दिया है, देखो इंटरफेरेंस कितना बता रहा है? 0.4 इंटरफेरेंस आए, दैट इज 0.4. दिस इज, ये डिस्टेंस आपको जो दिखा रहा है यानी हम बोल सकते हैं कि CU से E के बीच का डिस्टेंस आपको दिखा रहा है 20 सेंटीमॉर्गन. यानी ये क्या है? इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी 20%. सिमिलरली E से SE के बीच में आपको बता रहा है 12 सेंटीमॉर्गन. So here also recombination frequency is 12%. Am I right? ये सब आपको पता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है already, isn't it? अब क्या होता है? The mutant CUSE fly was crossed with a homozygous wild type fly resulting F1 where test cross. Total progeny बताई है उसने. Total progeny is 1800, right? What number of flies in each phenotype class to be obtained?
ऑप्शंस में देखो क्या दिया है, सीधा सीधा ऑप्शन पे देखेंगे। ऑप्शंस में हमको नॉन रिकॉम्बिनेंस, सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर दिए, आपको बताना है सही वाले कौन से होंगे। इन्हें ऑलरेडी आपको सिंगल क्रॉसओवर दिया है। हम लोग अभी तक क्या निकालते थे, हम सिंगल क्रॉसओवर निकालते थे, पैरेंटल क्रॉस, पैरेंटल से लेके ऑफस्प्रिंग को उसका देख के, यहाँ पर उल्टा दे दिया, सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर। तो हमको बताना है कौन सा सही होगा, साथ साथ में इंटरफेरेंस भी दिया है। तो दो चीज दिमाग में आ सकती है, एक तो इंटरफेरेंस दिया है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। तो इंटरफेरेंस से क्या होता है, जितना मैं मेरे दिमाग में आता है इस तरह से, तो इंटरफेरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट होता है, 1 माइनस COC, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, राइट। तो इंटरफेरेंस दिया है तो आप COC निकाल सकते हो। COC से क्या फायदा होता है, COC से हमको पता है ऑब्जर्व्ड DCO, डबल क्रॉसओवर अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर। यस, यहाँ पर जो डबल क्रॉसओवर दिए वो ऑब्जर्व्ड है, जो आपको मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड आप निकाल सकते हो, जो आपको ये आंसर ऑप्शन यहाँ दिया है इससे आप एक्सपेक्टेड निकाल सकते हो। तो चलो डबल क्रॉसओवर हमको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, चलो आई थिंक जगह है यहाँ पर। So if I want to find from COC observed double crossover, मैं आपको दोनों चीज बताती हूँ, इसको दूसरे वे से भी आप कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर। तो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर का फॉर्मूला अगेन आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको x ले लो। एक्सपेक्टेड DCO में हम क्या लेते हैं, सिंगल क्रॉसओवर, जो दो आपको दी है फ्रीक्वेंसी, एक 20 दी है और एक 12 दी है, मैं राइट। उसको टोटल प्रोजेनी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे ना, मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ। COC आपका कुछ आ रहा है क्या, यस, पहले तो COC भी तो निकालना पड़ेगा ना, हम यहाँ निकाल देते। देखो 1 माइनस COC, इंटरफेरेंस दिया है तो इंटरफेरेंस 0.4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस COC। तो COC क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज 0.6, एम आई राइट। तो यहाँ पर 0.6 इज इक्वल्स टू x अपॉन, इसको यदि आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आता है एनीवन 20 इंटू 12 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 1800 की डिवाइड करोगे, इट इज 20%, राइट, 12% और 1800। जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी 20 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1800, आपका आंसर आएगा 43.5 समथिंग आता है, मैंने 43 ले लिया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.6 इंटू 43, आपका आंसर आता है इट इज 25.8, जिसको आप 26 ले सकते हो। तो जो आपका डबल क्रॉस ओवर है, ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर क्या आ रहा है, ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर 26 आ गया। तो 26 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 43 दिया है, यहाँ पर 26 दिया है, यहाँ पर भी 43 दिया है। तो आंसर 1 या 3 में से होगा, ठीक है। अभी इसी को यदि ये नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, इतना टाइम नहीं रहता है ना। तो देखो आपको ऑलरेडी आंसर्स तो दिए, तो सिंगल क्रॉस ओवर CU और E के बीच का यहाँ बोल रहा है 334। तो सिंगल क्रॉस ओवर हम कैसे निकालते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यदि हमको पता है, यस, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, यदि मैं CU और E के बीच की बात कर रही हूँ, सो इट इज सिंगल क्रॉस ओवर प्लस डबल क्रॉस ओवर, एम आई राइट, अपॉन टोटल। यही फॉर्मूला है पॉइंट, जब हम 3 पॉइंट क्रॉस की बात करते, 3 पॉइंट क्रॉस की बात करते, ये 3 पॉइंट क्रॉस का क्वेश्चन है। RF यहाँ पर इन लोगों ने सिंगल क्रॉस ओवर हमको कितना बताया स्टूडेंट्स, आंसर मैं डायरेक्ट आंसर से ले लूं, ठीक है, पहले वाले से। यहाँ पर कितना दिया है 334 और डबल क्रॉस ओवर दिया है 26। यदि हम इसी को यूज किए 334 प्लस 26, टोटल प्रोजेनी दी है 1800। इसको यदि आप सॉल्व करते हो, 6 और 4 10, 3 और 3 6, 360 अपॉन 1800 सीधा आ रहा है कितना आएगा 0.2।
इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो दैट वुड बी 20% और 20 सेंटीमॉर्गन। और हमको यहाँ पर दिया है ऑलरेडी 20 सेंटीमॉर्गन इज देयर, तो ये सही हो सकता है। एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं 190 से। तो दूसरा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, दैट इज 190 प्लस 26, डबल क्रॉस ओवर उतना ही था 1800, आप इसको प्लस करोगे तो इट इज 216 अपॉन 1800। इसको इंटू 100 ही कर लो अभी से, तो 0 कट हो जाता है, सिंपल है सॉल्व करने में। तो आपका आंसर आता है 12। तो ये 12, ये 20 और ये 26। और नॉन रिकॉम्बिनेंस यदि मेरे को निकालना है तो नॉन रिकॉम्बिनेंस के लिए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी माइनस जो आपका सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर था। तो सिंगल क्रॉसओवर कितना आया है आपका 334 प्लस 190 प्लस 26 इज डबल क्रॉसओवर। आप इसको देख लो तो नॉन रिकॉम्बिनेंस इज 1800 माइनस 550 विच इज इक्वल्स टू 1250। अब देखो ऑप्शंस में कहाँ पर बैठ रहा है, 1250, 334, 190, 26। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। यदि ये नहीं भी करना था, यानी मेरा बोलने का मतलब है ये सब ये नहीं भी करना है आपको, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से ही जो आपको आंसर दिया है उसी को आप कैलकुलेशन में डालो और उल्टा देखो कि क्या आपको जो 20 और 12 आ रहा है वो सही आ रहा है। यदि वो सही आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। Yes or no? So in this way you can find the answer for such questions. Now one more question. The question is the following represent selected AFLP bands observed in the parents P1, P2, F1 progeny and 20 double haploids. Double haploids already उन्होंने बताया कि double haploids कब बनते हैं, F1 जनरेशन से बनेंगे। Yes, because of the doubling of the chromosome. ठीक है। अब यहाँ पर जो बैंड्स का रिजल्ट आ रहा है ये P1 P2 का दिख रहा है, 1 में P1 का बैंड दिखा रहा है, P2 में नहीं है, राइट। ये सारे आपके F1 प्रोजेनीज है। 2 में P1 में नहीं है, P2 में, 3 में दोनों में है, 4 में भी यहाँ नहीं है, राइट। और यहाँ 5 में यहाँ नहीं है, ठीक है। बैंड 1 एंड बैंड 4 आर अलेलिक। कितने बैंड है, 20 डबल हैप्लॉइड्स बैंड है। तो F1 में बैंड 1 में स्टूडेंट्स देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बैंड यहाँ दिए और 4 में ये रहा, ये तो पेरेंट्स हो गए। इसके बैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बैंड यहाँ दिए, तो 10 यहाँ और 10 यहाँ है। और क्या बोल रहा है, एलिलिक है, एलिलिक है ना, उनको पता है एलिलिक बोला तो एक क्या रहेगा, तो दिस इज वेरी ट्रू, ए सही है। यस और नो, ए सही है। बैंड 2 एंड 5 असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। 2 में आपको क्या दिख रहा है, ये 10 के 10 यहाँ पर है, 5 में लेकिन 5 यहाँ है, फिर यहाँ पर गैप है, फिर 5 है, फिर गैप है। तो कैन वी से दैट दिस कुड बी द करेक्ट वन, हो सकता है क्या ये, आर दे इन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली? यस। कैसे, यदि मैं यहाँ पर समझ लो मैंने इसको ए लिख दिया, यहाँ पर एक है एक नहीं है, यहाँ पर दोनों है, यस यहाँ पर दोनों है, अगेन दिस इज ए ऐसा, और यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, देखो यहाँ पर ये है, दिस इज ए, यहाँ पर एक है एक नहीं है, यहाँ पर ये एक है यहाँ नहीं है, और यहाँ दोनों नहीं है। सो वी कैन से दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, बी भी सही है। सी में बोला है बैंड 3 इज अनइंफॉर्मेटिव। बैंड 3 में हमको सारे के सारे बैंड्स दिख रहा है, 20 के 20, उससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यस, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ए, बी एंड सी, राइट। The next one. Which one of the following correctly describes how a mutagen induces a specific type of base change in DNA? Good one. अभी जैसे मैंने आपको तभी जो फिगर बताया था केमिकल म्यूटेजेंस का, मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरगैलेटिक एजेंट्स आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताता है जो एडिशन और डिलीशन करवाता है। बचे हुए जो बेस एनालॉग्स, बेस मॉडिफायर्स है, ये क्या कराते हैं, ट्रांजिशंस करवाता है। यस और नो, बस उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन है यहाँ पर।
यूवी रेडिएशन एक तरह का फिजिकल म्यूटेशन हो जाता है, isn't it? IR यूवी यानी आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आ जाता है ये। UV radiation typically creates thymine dimers causing GC to AT transition. Yes, ultraviolet radiation photo damage cause करता है, तो yes it can cause the thymine dimers, बिल्कुल सही है। thymine dimers आपका CPD भी बोलते हैं हम, डायमर्स साइक्लोब्यूटेन pyrimidine डायमर्स है ना, साइक्लोब्यूटेन रिंग्स बना देता है जिसकी जो डिस्टॉर्ट करता है स्ट्रक्चर को। लेकिन क्या ये डैमेज ट्रांजिशन करवाता है? नहीं स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन नहीं करवाता है, ये डायमर्स डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है जिसके कारण जो पॉलीमरेज है ये इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। नाइट्रस एसिड डीअमाइनेट्स एडेनिन, नाइट्रस एसिड डीअमाइनेटिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है, इजंट इट? क्या ये क्या कर रहा है? लीडिंग टू AT2GC ट्रांजिशन, क्या ये सही है? यस, नाइट्रस एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स? एडेनिन को डीअमाइनेट करता है। यस, नाइट्रस एसिड एडेनिन को डीअमाइनेट करता है HNO3 के प्रेजेंस में। ये क्या बन जाएगा? हाइपोजेंथिन। एडेनिन से हाइपोजेंथिन बनता है और हाइपोजेंथिन बाद में मिसपेयर करता है स्टूडेंट्स। यस, ये मिसपेयर करता है किसके साथ में? साइटोसिन के साथ में। साइटोसिन के साथ में मिसपेयर करेगा एंड इट विल गिव यू व्हाट? AT2GC ट्रांजिशन। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी हम दूसरे दो देख लेते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR इंटरकैलेट्स, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है, ये भी सही है। कॉजिंग स्पेसिफिक बेस सब्सटीट्यूशन, नहीं, ट्रांसवर्शंस नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही कहा यदि इंटरकैलेटिंग एजेंट है तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताएगा, एडिशन डिलीशन वाला केस बताएगा। EMS इज अ बेस एनालॉग, क्या ये बेस एनालॉग है? ये बेटा बेस मॉडिफायर है, ना कि एनालॉग है। ठीक है, जैसे EMS क्या करता है? ग्वानिन के साथ में इंटरैक्ट करेगा, O6 इथाइल ग्वानिन बनेगा। इथाइल ग्वानिन क्या करता है? थाइमिन के साथ में मिसपेयर करता है। अगेन ये GC to AT ट्रांजिशन करवाता है, लेकिन इट इज नॉट बेस एनालॉग, इट इज अ बेस मॉडिफायर। आई थिंक दिस इज क्लियर, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। देखो इसमें एक एक छोटे छोटे वर्ड को आपको पकड़ना था, अदरवाइज ये काफी कुछ उन्होंने आधा आधा स्टेटमेंट तो सारे सही दिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट? जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल फॉर यू। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लैपटॉप बंद होने के कारण, सो सॉरी फॉर दैट। बट यस, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और द एकेडमी ऑफिशियल देयर बहुत सारे वीडियोस है, यू कैन गो थ्रू दैट। प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे हैं। अभी एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल हेल्पफुल होगा। सेट एग्जाम्स के लिए भी हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। बट यस, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यस डू लाइक द सेशन ऑल्सो। लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि ऑल द अदर्स कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द वीडियो। ओके, सो टिल देन ऑल ऑफ यू, सी यू वेरी सून। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट? अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी टॉपिक को एकदम से एकदम नया टॉपिक पहली बार पढ़ना शुरू करना है तो वैसा करो, वैसा मत करो। जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करो, जो छूट गया है ठीक है, लेट इट बी। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं हमको वो भी पढ़ना है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से यानी उसका कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लो वेरी फास्ट। बट पूरी तरह से कोई नया टॉपिक है उसको अभी स्टार्ट ना करो तो ज़्यादा बेटर है। जो अच्छे से पढ़ा हुआ है उसी को पॉलिश कीजिए। सो दैट वुड बी माई एडवाइस फॉर यू ऑल। टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड keep studying, keep learning, keep practicing. Bye all of you.